हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल शिवा साइंस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम लोग 10th का वीडियो नहीं बल्कि 12th का वीडियो लेकर के आए बहुत खास चैप्टर के साथ, जिसका नाम विकास इवोल्यूशन। ये चैप्टर इतना इंटरेस्टेड है। वैसे अधिकतर लोग पूछते हैं जीवन कैसे बना, कहाँ से बना, किस तरीके से बना। सारे क्वेश्चन का आंसर आपका इस चैप्टर में है। 12th वालों के लिए चैप्टर एक तरह से हार्ड भी है और इजी भी है और इंटरेस्टेड भी है। इस चैप्टर में आपका जितने भी टॉपिक्स आएंगे उस टॉपिक में, सारे टॉपिक में हर एक चीज, हर एक पॉइंट बताया हुआ है कि आखिर में हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, पृथ्वी की रचना कैसे हुई, एक जीवन कैसे बना, कैसे कैसे जीव आना स्टार्ट हुए। और आज हम लोग जितना भी ये पॉइंट पढ़ रहे हैं, ये सारा कहाँ से जानकारी मिला, आखिर इसका हम लोग के पास सबूत क्या है, प्रमाण क्या है कि आखिर जीवन इसी से आया हुआ है। तो ये सारे टॉपिक को आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं इस चैप्टर में, जो कि चैप्टर है आपका विकास। तो 12th वालों के लिए वीडियो बहुत अच्छा है। इस वीडियो को देखें और देखने से पहले, इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि 12th वालों के लिए ये चैप्टर खास हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देख सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों की 12th वालों की हेल्प हो सके। तो आइए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है विकास। और ये जितना भी टॉपिक है आप लोग का, जितना भी हम लोग पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं, इसमें सारा पॉइंट्स हम लोग का आधारित होगा एनसीईआरटी पर। यानी हम लोग इसको क्लियर करने वाले हैं एनसीईआरटी। अगर एनसीईआरटी किताब आप लोग खोलते हैं तो उसमें आपका जो चैप्टर है, चैप्टर को 9 पॉइंट्स में बांटा गया है। जैसे कि आप बुक ले लेंगे, ये आपका एनसीईआरटी है, और इस एनसीईआरटी को जब आप लोग खोलेंगे तो इसमें आपके 9 पॉइंट्स दिए हुए इस चैप्टर में। यानी इसमें हम लोग को 9 टॉपिक दिया हुआ है जिसके बारे में पढ़ना है। और पहला टॉपिक जो उठता है आपका, ये पहला टॉपिक है आपका जीवन की उत्पत्ति। जीवन की उत्पत्ति। हम लोग जो भी टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, उस टॉपिक में ऑब्जेक्टिव के साथ साथ हम लोग सब्जेक्टिव भी क्लियर करते चलेंगे, ताकि ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग को अलग से टाइम ना देना पड़े। बुक को भी क्लियर करेंगे। आपका पहला टॉपिक है जीवन की उत्पत्ति। तो आपके किताब में देखते हैं कि किस तरीके से क्या दिया गया है। जब आप किताब को खोलेंगे और इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जीवन की उत्पत्ति, तो जीवन की उत्पत्ति में लिखा हुआ है कि आप लोग अक्सर, हम लोग रात में सोते टाइम आकाश की ओर देखते हैं। आकाश की ओर देखते हैं तो हम लोग को क्या दिखता है? तारा, आसमान दिखता है, तारे दिखते हैं चमकते हुए, ढेर सारे प्रकाश दिखते हैं वहां पर आते हुए। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये सारी चीजें, किताब के कहने का मतलब है कि आप अभी वर्तमान में ताकझक नहीं कर रहे हैं, आप अपने भूतकाल में ताकझक कर रहे हैं। भूतकाल कहने का मतलब, जिन तारों को आप अभी देख रहे हैं, ये तारे पता नहीं कितने करोड़ों वर्ष, कितने मिलियन वर्ष पहले बने हुए हैं। ये आज के बने हुए तारे थोड़ी हैं। ये जितना भी आकाश का निर्माण हुआ है, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, ये पता नहीं कितने सालों पहले, कितने मिलियन सालों पहले बना हुआ है। तो आप लोग जो आज आकाश को देख रहे हैं, ये आपका एक भूतकाल है, जिसमें आप लोग हमेशा ताकझक करते हैं। और जो इसमें एक आपका ऑब्जेक्टिव इस टॉपिक में मिलेगा, इस ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष एक आपका इकाई है। जैसे हम लोग लंबाई को मीटर में मापते हैं, वैसे ही आप तारे के बीच की दूरी को जब मापेंगे तो उसकी इकाई है प्रकाश वर्ष। यानी प्रकाश वर्ष से हम लोग क्या करते हैं? तारों के बीच की दूरी को मापते हैं। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव है, तुरंत फटाक से यहीं पर नोट कर लेंगे। ये फर्स्ट टॉपिक जब उठाएंगे तो आपके टॉपिक में बस इतना ही लिखा हुआ है कि जब भी आप आसमान की ओर देख रहे हैं, तो ये आसमान की ओर देखने का मतलब कि आप अपने भूतकाल में, बीते हुए टाइम में, पास्ट टाइम में देख रहे हैं। और वहां पर एक ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा कि इसमें जितने भी तारे मौजूद है, उन तारों के बीच की दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष इकाई से मापते हैं। आइए अब हम जानते हैं हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, जो कि आपको जीवन की उत्पत्ति टॉपिक में ही पढ़ना है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जितनी भी उत्पत्ति हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये सारी उत्पत्ति एक तरह की काल्पनिक है। किसी को भी आप लोग ऐसे, हम लोग नहीं बोल सकते कि आपको देखिए, ये सारा आपका काल्पनिक चीज दिया हुआ है किताब में। ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक थ्योरी में दी गई है, जिस थ्योरी का नाम है बिग बैंग थ्योरी। जिसको देखना होगा वो बिग बैंग थ्योरी यूट्यूब चैनल पे या कहीं गूगल वगैरह आप लोग कहीं भी लिखेंगे तो इस सिद्धांत के बारे में आ जाएगा कि इसमें है क्या। इस बिग बैंग थ्योरी में एक लैमित्री वैज्ञानिक आएंगे। इन लैमित्री वैज्ञानिक का कहना क्या है, सुनिए ध्यान से। हम लोग टॉपिक स्टार्ट किए ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है आपकी बिग बैंग थ्योरी में दी गई है
और इस थ्योरी में एक लैमेट्री वैज्ञानिक है जिन्होंने कहा है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक अद्भुत कण से हुई है, एक ऐसा कण जिसमें मिलियन सालों वर्ष पूर्व महाविस्फोट हुआ था। कम से कम 200 मिलियन वर्ष पूर्व आपका ये विस्फोट हुआ था। मिलियन ही सॉरी मिलियन। यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में 200 मिलियन दिया हुआ है, तो आप लोग जितने भी बुक्स लिए हैं एनसीईआरटी का, आप लोग 200 को सुधार के वहां पे 20 कर लेंगे, वहां 20 होगा आपका, 2000 करोड़ वर्ष पूर्व होगा, और आपका यहाँ पर बिलियन में कितना होगा, 20 बिलियन होगा। तो 20 बिलियन साल पहले की घटना है जिसमें लैमेट्री द्वारा बिग बैंग थ्योरी में बताया गया है कि एक ऐसा कण जिसमें सालों वर्ष पूर्व महाविस्फोट हुआ था। और इस महाविस्फोट होने का रीजन भी आपको बता दे, उस टाइम जो तापमान था वहाँ का तापमान बहुत अधिक था। बहुत अधिक होने की वजह से इस कण में एक महाविस्फोट हुआ था। महाविस्फोट होने के बाद धीरे धीरे आपका एक आकर्षण बल कहिए या गुरुत्वाकर्षण बल कहिए, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जितने भी कणें फैलाव में थी, जितने भी कण टूटकर ये जो विस्फोट के कारण बिखरी हुई थी, वो धीरे धीरे एकत्रित होने लगी। एकत्रित होने के बाद इसमें तापमान में कमी आती गई, और तापमान कम होने के फलस्वरूप आपके 9 ग्रहों का निर्माण हुआ है। तो कहानी में बस इतना ही है कि 20 बिलियन साल पूर्व एक कण का महाविस्फोट हुआ था, और महाविस्फोट होने के बाद जो हमारा कण बने 9 कण मिल करके आपके 9 ग्रहों का निर्माण किए। तो इस तरीके से आपके 9 ग्रहों का निर्माण हुआ है। तो ऐसे लोग कहते हैं कि एक सूर्य जैसा एक तारा था, जो आज हम लोग कण पढ़ रहे हैं, वैसे आप लोगों के मुंह से सुनी गई तो लोग कहानी के रूप में बताते हैं कि एक तारा था बहुत बड़ा, जिसका तापमान बहुत ज्यादा होने के कारण एक दिन उसमें महाविस्फोट हुआ, और महाविस्फोट होने के बाद कण आपस में बिखर गए। बिखरने के बाद तापमान में कमी हुई, और कमी होते होते आपके ये 9 ग्रह बने। तो ये आपका लैमेट्री वैज्ञानिक कल्पना करके बताया है, कौन से सिद्धांत में या थ्योरी में, तो आपके बिग बैंग थ्योरी में। तो ये आपका ब्रह्मांड की उत्पत्ति है। अब यहाँ से देखिए ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है और सब्जेक्टिव भी। सब्जेक्टिव ये है कि सबसे पहले कोई लोग क्वेश्चन करेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार से, और आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस थ्योरी में दी गई है, तो बिग बैंग थ्योरी। किसके द्वारा दी गई, तो लैमेट्री वैज्ञानिक द्वारा। कितने वर्ष पूर्व आपके ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, तो 20 मिलियन वर्ष पूर्व। और ये महाविस्फोट से कितने ग्रहों का निर्माण हुआ, तो 9 ग्रह। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव था। बाकी आपकी सब्जेक्टिव आप लोग इस थ्योरी को इकट्ठा करके बना सकते हैं। जैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बिग बैंग थ्योरी में लिखी गई है, जो कि लैमेट्री द्वारा परिकल्पना की गई है। इन्होंने बताया कि 20 बिलियन वर्ष पूर्व एक कण में महाविस्फोट होने के कारण 9 ग्रहों का निर्माण हुआ है। तो इस तरीके से आपको ब्रह्मांड, इन्हीं 9 ग्रहों में आप लोग को अच्छी तरह पता है कि हमारा एक ग्रह पृथ्वी भी आता है। तो आइए जानते हैं कि पृथ्वी पर आखिर क्या खासियत थी जिसके कारण पृथ्वी पर भी जीवन संभव हो सका, अन्य ग्रहों पर क्यों नहीं हुआ। आखिर पृथ्वी पर क्या था, ऐसा कोई तो खासियत होगी इसमें जिसके कारण इस पे ही जीवन बना, बाकी ग्रहों में नहीं बना। तो ये पृथ्वी की खासियत देखते हैं। पहले आप लोग इसको नोट कर लेंगे, आपका ऑब्जेक्टिव है जो कि किताब से अलग से निकालने पड़ेंगे। तो अब हम देखेंगे पृथ्वी की रचना। आपके पृथ्वी की रचना जो हुई है वो 450 करोड़ वर्ष पूर्व हुई है। आपका जब ये ग्रह बना था तो उस ग्रह बनने के दौरान उस टाइम 2 गैसें मौजूद थी। आप लोग इस गैस के नाम को जरूर याद रखेंगे, बहुत वीवीआई पॉइंट है। उस टाइम आपका एक हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम गैस मौजूद था। हाइड्रोजन और हीलियम गैस, जब ग्रहों का निर्माण हुआ था उसी ग्रह के निर्माण के दौरान आपके उस टाइम में 2 गैसें थी, एक हाइड्रोजन दूसरा हीलियम। तो पृथ्वी की रचना कब हुई है, पृथ्वी की रचना आपका 450 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है। उस टाइम ना उसमें पृथ्वी में ना वायुमंडल था, ना वातावरण थे, ना आपके अलग अलग मौसम थे, और ना ही बादल था। तो आखिर ये आया कहाँ से, पृथ्वी पर कुछ खास प्रकार के तत्व मिल रहे थे, जैसे कार्बन,
नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ध्यान देंगे आप लोग, जब ग्रह बने थे तो वहां दो गैसें हम लोग की मिल रही थी, हाइड्रोजन और हीलियम। और एक केमिस्ट्री में हम लोग याद करते हैं कि इतने साल पूर्व और इतने वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया है, पर उस टाइम में आपका ये वास्तव ये है कि हाइड्रोजन हीलियम ग्रह बनने के दौरान ही बने थे, उसी टाइम से मौजूद थे। बाकी हम बात करें अपनी पृथ्वी की, तो पृथ्वी पर हमारा कार्बन मौजूद था, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद थे। ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन लगातार हाइड्रोजन से अभिक्रिया करते गए, वायुमंडल नहीं बना था, पर ये जैसी गैसें आपस में कांटेक्ट हुई तो ये लोग हाइड्रोजन, आपको पता ही है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, जल का निर्माण करते हैं। उसी तरीके से पहली बार हम लोग का मीथेन बना, CH4। उसी तरीके से N के साथ अभिक्रिया किया तो अमोनिया, और आप लोग पढ़ते हैं एल्डिहाइड, कीटोन, जितना भी आप लोग ये कार्बन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, कार्बनिक जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं, तो ये कार्बनिक यौगिक वास्तव में आपका शुरुआत से स्वयं बन रहा है, हाइड्रोजन और कार्बन अभिक्रिया करके खुद बना रहे हैं, उसी में आपका ऑक्सीजन भी है। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे अभिक्रिया करते गई, एक गैस का समूह निर्माण हुआ, और उसी तरीके से हमारे धीरे धीरे वायुमंडल का निर्माण होने लगा। ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करते गए और बना दिए ओजोन परत। ओजोन परत का सूत्र होता है O3। तो ओजोन का आप लोग सूत्र याद रखेंगे, जब 3 ऑक्सीजन मिल जाते हैं तो वही ओजोन परत का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से आपके ओजोन परत का निर्माण हुआ, वायुमंडल बना। पृथ्वी पर धीरे धीरे ऐसी करते करते आपको 1-2 दिन का समय नहीं लगा, इस अभिक्रिया को करते करते सालों वर्ष लग गए। तो इस तरीके से हाइड्रोजन ऑक्सीजन सालों वर्ष, करोड़ों वर्ष में अभिक्रिया करते गए और एक दिन पृथ्वी पर बरसात हुई। एक दिन नहीं, लगातार बरसात हुई, और बरसात होने के दौरान आपके महासागर का निर्माण हुआ। ध्यान से देखिए, पृथ्वी की रचना आपके 450 करोड़ वर्ष पूर्व हुई है, जिस टाइम हाइड्रोजन और हीलियम गैसें मौजूद थी। पृथ्वी की खासियत ये थी कि पृथ्वी के पास कार्बन गैस थी, नाइट्रोजन थी और ऑक्सीजन, ये तत्व मौजूद थे पृथ्वी के पास, जिसके दौरान ये लोग आपस में अभिक्रिया किया। अभिक्रिया करके कार्बनिक पदार्थों का निर्माण हुआ, अमोनिया बना, ओजोन परत बने, वायुमंडल बने, महासागर बने, और इस तरीके से पृथ्वी पर इन सारी चीजों का निर्माण हुआ। अभी हमने जीवन की उत्पत्ति नहीं देखी है इससे, अभी हम लोग नहीं देखे हैं कि जीवन कैसे बना और कौन सा जीवन पहले है। अभी हम लोग बस देखे हैं कि एक पृथ्वी पर इतनी सारी चीजें कैसे आई, आखिर वायुमंडल, आज हम जो आकाश देख रहे हैं वो कैसे बना। हमारी जो आकाश गंगा का नाम है वो नाम है मिल्की वे, आप इसको नोट कर लेंगे, हमारी आकाश गंगा मिल्की वे है। तो ये हमारे आकाश गंगा का नाम है मिल्की वे। तो आप इस तरीके से जितने भी पॉइंट्स बताए गए आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। हाँ, सब्जेक्टिव आपसे पूछे जाएंगे जीवन की उत्पत्ति, जब हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करेंगे वहां से। तो पृथ्वी की रचना आप लोग जितना भी पॉइंट्स देखे ऑब्जेक्टिव में नोट कर ले। जैसे पृथ्वी की रचना कितने वर्ष पूर्व हुई, तो 450 करोड़ वर्ष पूर्व। पृथ्वी की रचना के समय में कौन सी गैसें मौजूद थी, हाइड्रोजन, हीलियम। 9 ग्रहों के समय पृथ्वी पर कौन सी गैसें मौजूद थी, कौन से तत्व मौजूद थे, तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बनिक यौगिक बनाता है, वही नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता अमोनिया बनाया, और ऑक्सीजन मिल करके ओजोन परत का निर्माण हुआ। और ओजोन परत का जो सूत्र होता है आप लोग देख लेंगे। इसी तरीके से हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलते गए और धीरे धीरे बरसात होने लगा। बरसात होते होते आपके पृथ्वी पर महासागर का निर्माण हुआ, यानी जल का निर्माण हुआ। अब आप लोग एक चीज ध्यान लगाएंगे, जब आपका ये महासागर बना तो क्या सारी गैसें जो है हमारे ऊपर वायुमंडल में मौजूद है वो कहीं ना कहीं पानी के साथ नीचे आएंगी कि नहीं आएंगी? एकदम आएंगी। तो जितनी भी गैसें हैं वो वर्षा होने के दौरान, बारिश होने के दौरान ये सारी चीजें कहाँ पर आएंगी? पानी में। और पानी में जितनी भी चीजें आई ये आपस में मिल करके अलग रिएक्शन की, अलग एक अभिक्रिया करके एक अलग अलग तत्वों का निर्माण की। जैसे हम लोग देखेंगे जीवन की उत्पत्ति टॉपिक में किस प्रकार से क्या हुआ। तो आप लोग ये पॉइंट्स नोट कर लेंगे जितना भी लिखवाया गया है। आपको वैसे एनसीईआरटी में ये सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब हम लोग टॉपिक अपना देखेंगे जीवन की उत्पत्ति। जीवन की उत्पत्ति।
वैसे तो जीवन की उत्पत्ति जब टॉपिक स्टार्ट हुआ, यानी जब देखा जाने लगा कि जीवन कैसे बना, कहाँ से आया, किस प्रकार से आया, तो बहुत सारे उस टाइम से आपके वैज्ञानिक आए, जैसे लुईस पास्चर, कई ग्रीक वैज्ञानिक आए, और सबका कहीं ना कहीं जो तर्क था, एक विचार जो था वो अलग अलग तरीके का था। जैसे कुछ वैज्ञानिक आए और उनसे जीवन की उत्पत्ति के बारे में सुनने को मिला कि भगवान का देन है, भगवान के द्वारा बनाए गए। कुछ उनके बाद ऐसे वैज्ञानिक आए जो डायरेक्ट बताते हैं कि सड़ी गली चीजों से जीवन आया है। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि एक सड़े मांस को रख दिया जाए तो वहां पर अपने आप ढेर सारी मक्खियां लगने लगती हैं। तो इस प्रकार से कि इस वैज्ञानिक ऐसा थ्योरी था। कुछ और वैज्ञानिक है जो इस चीज को गलत साबित किए, उसके आगे भी बहुत सारे वैज्ञानिक है। तो आज हम लोग देखते हैं कि आखिर कौन कौन से ऐसे वैज्ञानिक है जो अपना ऐसा ऐसा तर्क विचार दिए हैं। तो जो आपके ग्रीक वैज्ञानिक है, ग्रीक वैज्ञानिक, इन ग्रीक वैज्ञानिकों का कहना था कि जीवन कहाँ से आया है? सड़ी गली पदार्थों से। जीवन जो बना है वो कहाँ से आया? सड़ी गली पदार्थों से। जैसे कीचड़ वगैरह में जो भी चीजें सड़ जाती हैं, तो इन सारी चीजों से। अब यहाँ ग्रीक वैज्ञानिक ने किया क्या था कि सड़े गले मांसों को कुछ दिन के लिए रख दिया था, जहाँ पर अपने आप मक्खियां लगने लगी थी। पर इस चीज को आगे जाकर के गलत साबित किया गया है। जैसे एक और वैज्ञानिक आए थे, रेडी नाम है उनका। इन वैज्ञानिक ने क्या किया था कि अलग अलग 2-3 फ्लास्क किया था। फ्लास्क कांच का ग्लास होता है जो कि लैब में प्रयोग किया जाता है, और इन फ्लास्कों में क्या किए कि अलग अलग मांसों को रखे। ये मांस रखा गया था। अब देखिए इस मांसों को रखने के बाद क्या हुआ। कुछ गिलासों को इन्होंने ढक दिया था और कुछ फ्लास्कों को इन्होंने खाली रखा था। 2-3 दिन के लिए इसको छोड़ दिया गया, जब तक ये मांस जो है वो सड़ ना जाए। मांसों को लेकर फ्लास्क में रख दिया गया कुछ दिन के लिए। जब ये कुछ दिन के बाद इस फ्लास्क को देखते हैं तो देखते हैं कि इस मांस में है कुछ भी परिवर्तन नहीं है, इसमें कोई मक्खी नहीं लग रही है, इसमें भी किसी भी प्रकार की मक्खी नहीं लग रही थी। पर इसमें क्या है कि इसमें अनेकों मक्खियां लग रही थी। तो उन्होंने तर्क दिया कि होता क्या है कि जब भी हम किसी चीजों को खुले छोड़ते हैं या खुली वातावरण में छोड़ देते हैं, तो कई सारे जीव जो होते हैं, छोटे छोटे जीव, सूक्ष्म जीव, वो अपने लार्वा को ला करके इन खुले हुए पदार्थों पर डाल देते हैं। जैसे मक्खियां क्या करती हैं कि अपने लार्वा को ला करके इन मांसों पर डाल देती है, और यही लार्वा आगे जाके अंडे के रूप में फूटकर मक्खियों का निर्माण करते हैं। तो ये जितने सारे जो चीजें बताई गई कि सड़ी गली पदार्थों से जीवन की उत्पत्ति होती है, ये सारी चीजें कंसेप्ट गलत थी। इसे रेडी ने बताया कि ये सारे कुछ कंसेप्ट नहीं है, बल्कि ये इसका करते थे। वही चीज को आगे जाके साबित किया था लुईस पास्चर ने। तो लुईस पास्चर का भी नाम होता है इसी चीज में। अब जो जीवन की उत्पत्ति है, उस जीवन की उत्पत्ति के बारे में सबसे पहले जो बताया था वो एक हमारे वैज्ञानिक है रूस के ओपेरी, और दूसरे वैज्ञानिक है इंग्लैंड के हॉल्डेन वैज्ञानिक। इनके बारे में क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव में पूछा जाता है। देख लेते हैं किस तरीके से क्या पूछा जाएगा, कौन सा क्वेश्चन आएगा इनके कॉन्सेप्ट पर। ये स्वतः जन्म का सिद्धांत था जो हमने अभी कि सड़ी गली या खराब पदार्थों से अपने आप जीवन बन जाता है। तो ये आपका सिद्धांत है एक, जिसका नाम है स्वतः जनन। तो कभी भी अगर आपका क्वेश्चन आता है कि स्वतः जनन सिद्धांत को बताए, तो स्वतः जनन सिद्धांत आपका कहता है कि सड़ी गली पदार्थों से जीवन की उत्पत्ति होती है, जिसको आगे जाकर के हमारे रेडी वैज्ञानिक ने गलत सिद्ध किया था। फ्लास्क में अलग अलग मांस को लिए और 2-3 दिन के लिए छोड़ दिए थे। 2-3 दिन कुछ फ्लास्कों को ढक दिया गया था, कुछ फ्लास्क ऐसे ही खाली छोड़े गए थे। तो उसमें पता क्या चला आपको कि खाली वाले जो फ्लास्क है, जो बिना ढके हुए हैं, उसमें मक्खियां लग गई थी, पर ढके हुए फ्लास्क में मक्खियां नहीं लग रही थी। और रीजन क्या था कि मक्खियां क्या करती है, अपना लार्वा लाकर मांसों पर छोड़ देती है, वही लार्वा आगे चल के अनेकों मक्खियों का निर्माण करता है। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट था स्वतः जनन का, जो कि आपके एनसीईआरटी में हर एक पॉइंट दिया गया है। बस डिपेंड ये करता है कि आप किस तरीके से इसको समझते हैं और किस तरीके से पढ़ाई करते हैं। तो ये हमारा स्वतः जनन का सिद्धांत था। बाकी हम क्वेश्चन हम लोग पूछे जाते हैं रासायनिक विकास से। रासायनिक विकास क्या है और किसके द्वारा दिया गया है? तो इसमें सबसे मेन 2 वैज्ञानिक शामिल है। एक तो हमारे रूस के ओपेरिन है,
दूसरे हैं हमारे इंग्लैंड के हॉलैंड। तो ये हमारे दो वैज्ञानिक हैं, एक है रूस के, दोनों अलग अलग जगह के हैं। रूस के ओपेरिन और इंग्लैंड के हॉलैंड वैज्ञानिक ने सबसे पहले रासायनिक विकास के बारे में बताया। तो उन्होंने, इनका जो कंसेप्ट है, इनका कहना था कि जो जीवन बना है, जीवन वो कहीं ना कहीं तत्वों से बना है, तत्वों से मिलकर। ये तत्व पहले अकार्बनिक अणु के रूप में होंगे, अकार्बनिक अणु, और वही अकार्बनिक अणु जाकर बदल जाते हैं कार्बनिक अणु में, और कार्बनिक अणु ही आपके आगे जीवन का निर्माण करते हैं। तो रासायनिक विकास में देखिए इनका क्या कहना था, यानी एक जैसे एग्जांपल लिया जाए, जैसे आप देख रहे हैं कि जीवन की उत्पत्ति तत्वों से मिलकर, तत्व मिलकर अकार्बनिक अणु बना और अकार्बनिक मिलकर के कार्बनिक अणु बना। जैसे अगर हम देखें तो O2 आपका क्या है, एक अकार्बनिक अणु। अकार्बनिक अणु क्यों है? जब तक इसमें कार्बन और हाइड्रोजन रिएक्शन ना करेंगे तब तक ये अकार्बनिक अणु है। जैसे ही रिएक्शन अगर हो गया, मान लो हम लोग CHO लिख रहे हैं, तो ये इसको आपको कहा जाएगा एक प्रकार का कार्बनिक अणु है। तो ये चीज आपको केमिस्ट्री में ही क्लियर होनी चाहिए कि कार्बनिक और अकार्बनिक होते क्या है। कितने लोग क्या समझते हैं, अगर कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिया जाए तो कितने लोग इसको भी कार्बनिक अणु बोल देते हैं, पर ये सरासर गलत है। कार्बनिक अणु हम कब बोलेंगे, जब आपका कार्बन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है। जैसे ही आपका कार्बन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर देगा, उसको हम बोल सकते हैं कि ये कार्बनिक अणु है। तो ये आपका ऑक्सीजन अगर इसी से अभिक्रिया कर दे Cl से, तो ये एक कार्बनिक अणु है। तो पहले तो हम लोग की पृथ्वी पर आया क्या, तत्व है, कहीं ना कहीं क्या आया, पहले तत्व आया। ये तत्व मिलकर आपस में क्या बना है, अकार्बनिक। अकार्बनिक में हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे H2O, NH3, O2, H2, इस तरीके से जो तत्व अभिक्रिया करके बना रहे होंगे, ये हमारे अकार्बनिक अणु। यही अकार्बनिक अणु कहीं ना कहीं आपस में टूटे हैं और टूट करके कहीं ना कहीं क्या बने हैं, कार्बनिक अणु बने हैं, कार्बनिक अणु बना है। और यही कार्बनिक अणु जा करके आज हमारे जीवन का निर्माण किया है। तो ओपेरिन होल्डिंग क्या कहते हैं, ओपेरिन और हेल्डिंग का कहना है कि जीवन का विकास कहीं ना कहीं रासायनिक विकास के द्वारा, रासायनिक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है, तो कहीं ना कहीं तत्व मिलकर अकार्बनिक बने हैं, अकार्बनिक मिल करके कार्बनिक अणु का निर्माण किए और सारे कार्बनिक अणु मिल करके एक जीवन की उत्पत्ति करवाया है। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया कि जैसे अमीनो एसिड और अमीनो एसिड, बाकी हम लोग की एल्डिहाइड, कीटोन, ऑक्सीजन, अमोनिया, ये सारे तत्व अणु जो है ये मौजूद है हम लोग के जीवन की उत्पत्ति के लिए। तो कभी भी अगर रासायनिक विकास के बारे में पूछा जाए तो आप रासायनिक विकास के बारे में पहले लिखेंगे कि रासायनिक विकास रसायनों के मिलने के कारण हुआ है। रासायनिक विकास सर्वप्रथम रूस के ओपेरिन और इंग्लैंड के हॉलैंड वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि जीवन की उत्पत्ति तत्वों से मिलकर हुई। ये तत्व मिल करके अकार्बनिक अणुओं का निर्माण करते हैं और यही अकार्बनिक अणु कार्बनिक अणु बनाते हैं और कार्बनिक अणु जा करके जीवन की उत्पत्ति करवाते हैं। तो ये आपका एक सिद्धांत था रासायनिक विकास का, जो कि दो वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया है। अब आप लोग एनसीईआरटी जब उठाएंगे तो एनसीईआरटी में यही सारी चीजें लिखा गया है। अब आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं। आप लोग पढ़ते हैं प्रोटीन के बारे में, ग्लूकोज के बारे में, ये तो हमारे शरीर में पाए जाते हैं। आप लोग कितने लोगों को कमेंट में क्वेश्चन होगा कि कार्बन कहाँ है हमारे शरीर में, कार्बनिक अणु कौन से, तो दिखा दे आपको कार्बनिक अणु। हमारे शरीर में प्रोटीन भी है, हमारे शरीर में आरएनए भी है, डीएनए भी है और कहीं ना कहीं ग्लूकोज है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है। आप जानते हैं कि ये ग्लूकोज की जो सूत्र होता है C6H12O6, ये जो ग्लूकोज का आप लोग अणु देख रहे हैं कैसा अणु है, कार्बनिक अणु है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है। तो ये आपका किस प्रकार का कार्बनिक, किस प्रकार का है, ये आपका कार्बनिक अणु है। प्रोटीन जो बना हुआ है वो प्रोटीन कहीं ना कहीं ढेर सारे अमीनो एसिड के मिलने से बना हुआ है। आपका जो आरएनए है उस आरएनए में कहीं ना कहीं नाइट्रोजन पाया जाता है, नाइट्रोजन क्षार होते हैं, फॉस्फेट होता है, शर्करा शुगर होता है। तो इस तरीके से पहले के लोगों का जो मानना था वो कहते थे कि हमारा अनुवांशिक पदार्थ आरएनए और प्रोटीन है। क्यों?
क्योंकि ये जो रिएक्शन हुए थे, रिएक्शन होने के दौरान सबसे पहले आरएनए और प्रोटीन ही बना था। रिएक्शन के बाद क्या बना था? आरएनए और प्रोटीन। तो रासायनिक हम लोग जीवन की उत्पत्ति जब स्टार्ट किए तो एक हम लोग स्वतः जनन सिद्धांत देखे, वही दूसरा हम लोग रासायनिक विकास देखे, जिसमें दो वैज्ञानिक अलग अलग जगह के हैं, रूस के ओपेलिक, इंग्लैंड के होल्डेन, जिन्होंने बताया कि हमारे जीवन की उत्पत्ति तत्व मिलकर अकार्बनिक, अकार्बनिक मिलकर कार्बनिक और कार्बनिक मिलकर आजीवन दिए हैं। जैसे कि आरएनए और प्रोटीन मिला हम लोग को, वैसे ही अमीनो एसिड। और आप लोग एग्जाम्पल में जैसे लिख सकते हैं, जब भी आप कार्बनिक अणु लिखेंगे तो वहां जैसे में लिख दीजिएगा आप लोग अमोनिया, मीथेन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, जल, ये सारा चीज आप लोग लिख सकते हैं जैसे में। उसके बाद ये सारी चीजें जो है आप लोग कोई अगर ऐसे बता दे तो क्या हम लोग इस चीज को मान लेंगे कि हाँ ये पॉसिबल है, इतनी सारी चीजों से हुई है? मतलब कंफ्यूज करने वाली चीजें हैं। अगर आपको कोई बोल दे कि कार्बन ऐसे मिलकर हुआ है, तो आप से देख नहीं रहे कि हमारे शरीर में कौन सा रिएक्शन हो रहा है, कब क्या बन रहा है बिना अभिक्रिया के। तो ये जो रासायनिक विकास हम लोग को दिया गया था, इस रासायनिक विकास को सिद्ध करने के लिए भी एक और वैज्ञानिक कहे हैं कि आखिर ये झूठ कहा गया है कि सत्य है। तो इस चीज को अब हम लोग सिद्ध करेंगे कि कहीं ना कहीं ये सही बात है या गलत है। पहले आप जितना भी चीज लिखवाया गया है इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लेंगे, बहुत कम का चीज है। और एनसीईआरटी जब आप उठाएंगे तो ये सारे पॉइंट्स आपको लाइन बाय लाइन मिलेंगे। तो हम इस सारी चीजों को सिद्ध करते हैं कि आखिर ये कैसे संभव है। एक अमेरिका के वैज्ञानिक है जो कि इस चीज को सिद्ध किया 1953 ईस्वी में। 1953 ईस्वी में जो एसएल मिलर सिद्ध की है, सबसे पहले इन्होंने पृथ्वी का वातावरण बताया है। यानी कहीं ना कहीं शुरुआती दौरान का जो वातावरण हमारा था वो कैसा था, पहले इस चीज को समझे। तो इनका कहना है कि जब आप लोग उस टाइम अगर जब जीवन बना था, उस टाइम जो पृथ्वी का वातावरण था वो कहीं ना कहीं उस टाइम टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। जैसे ज्वालामुखी बहुत ज्यादा फटती थी, कई कई जगहों पर बहुत सारा विस्फोट होते थे, तो कहीं तूफान आता था, कहीं कुछ। तो इस तरीके का जो माहौल था उस टाइम बहुत ज्यादा था, यानी तापमान बहुत ज्यादा थे। 800 डिग्री सेल्सियस का तापमान था। उस 800 डिग्री सेल्सियस के तापमान के दौरान लगभग में लिया गया है, इसको एक्यूरेट ना ले आप लोग, तो किताब में दिया हुआ है तो हम लोग मान लेते हैं। 1953 में एसएल मिलर ने, जो कि अमेरिका के थे, इन्होंने अपने लैब में इतना ही तापमान दिया। अपने लेबोरेटरी में गए और देखे कि जब उतना तापमान में जीवन बना है तो इन्होंने अपने लैब में भी इतना ही टेम्परेचर दिया, न कम न ज्यादा। 800 डिग्री सेल्सियस का डिस्चार्ज लिया, कहाँ पर? अपने फ्लास्क में। याद रखेंगे आप लोग, 800 डिग्री सेल्सियस का विद्युत डिस्चार्ज दिया गया था। यानी कहीं ना कहीं विद्युत के द्वारा इतने तापमान दिए गए थे फ्लास्क पर। और उस फ्लास्क में डाला क्या गया? उस फ्लास्क में वही चीज डाला गया जो उस टाइम तापमान हमारे वातावरण में मौजूद थी, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या अमोनिया, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सारी चीजें जो भी थी हमारे पास, हमने क्या किया? फ्लास्क में डाल दिया। हमने नहीं, सॉरी, एसएल मिलर में डाला था। 1953 की घटना है, अमेरिका के द्वारा दिया, अमेरिकी वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है। इन्होंने अपने एक लैब में फ्लास्क लिया है जहाँ पर 800 डिग्री टेम्परेचर दिए, 800 डिग्री सेल्सियस का, और वही सारी चीजें डाले जो चीजें हमारे उस टाइम पानी में मौजूद थी। इन चीजों को डालने के बाद हुआ क्या? जब रिएक्शन हुई तो रिएक्शन के बाद
जितने भी जीवन के बढ़ने के लिए हम लोग को चाहिए, जैसे आरएनए और प्रोटीन, एमिनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, मीथेन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारी चीजें, बाकी ETC और भी बहुत चीजें हैं, ये सारी चीजें हम लोग को प्राप्त हुई थी। कब? रिएक्शन के दौरान। तो जब रिएक्शन हुआ, एसएल मिलर ने अपने लैब में जो रिएक्शन किया था, उस रिएक्शन के दौरान इतना ही टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर उस टाइम में था जब जीवन बना, उतना ही टेम्परेचर दिए और इतने सारी, यानी जो ओपेरिन हेल्डे ने बताया था कि ऐसे से हुआ, उसी चीजों को इन्होंने अपने लैब में शामिल किया। शामिल करने के बाद जब बना है तो इनको कुछ अलग ही देखने का नजारा मिला। देखे क्या ये कि वास्तव में आरएनए बना, प्रोटीन, मीथेन, अमोनिया, एमिनो एसिड, एमिनो अम्ल जो कि मिलकर के प्रोटीन बनाते हैं, न्यूक्लिक अम्ल जो कि डीएनए आरएनए बनाने के लिए जिम्मेदार है। इतनी सारी चीजें हम लोग को लैब में मिल गई। अगर इन सारी चीजों को छोड़ दिया जाए तो यही जाकर के एक जीवन बनाते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने सिद्ध किया था एसएल मिलर ने कि रासायनिक विकास सच में संभव है या नहीं है। तो रासायनिक विकास को आगे चल करके अपने लैब में एसएल मिलर द्वारा सिद्ध किया गया है। तो इस एसएल मिलर वाले टॉपिक को आप लोग जरूर नोट करेंगे। एसएल मिलर ने रासायनिक विकास को सिद्ध किया था, कहीं ना कहीं जीवन की उत्पत्ति को सिद्ध करके बताया हुआ कि जीवन की उत्पत्ति वास्तव में हुई कैसे है। तो एसएल मिलर का जो प्रयोग किया गया वो 1953 में एक अमेरिका के वैज्ञानिक है, जिन्होंने सर्वप्रथम अपने लैब में, अपने प्रयोगशाला में 800 डिग्री सेल्सियस का तापमान देकर अपने फ्लास्क में वो सारे पदार्थ डाले जो हम लोग के पृथ्वी पर मौजूद थी, जैसे में हाइड्रोजन, अमोनिया, ऑक्सीजन, कार्बन इत्यादि को अपने लैब फ्लास्क में डाल दिए। डालने के पश्चात जो भी अभिक्रिया के पश्चात हम लोग के पास प्रमाण आया, जो भी पदार्थ मिले हम लोग को, वो आरएनए, प्रोटीन, एमिनो अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, एमिनो एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल इत्यादि सारी पदार्थें प्राप्त हुई, जिससे ये सिद्ध हो गया कि जीवन की उत्पत्ति इसी प्रकार से हुई है। तो हम लोग जब इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ये आपका फर्स्ट टॉपिक है किताब का। आप लोग फर्स्ट पॉइंट जो उठा रहे हैं जीवन की उत्पत्ति, ये आपका बस फर्स्ट पॉइंट है, जिसमें हम लोग देखे सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति को स्टार्ट किए। तो हम लोग देखे कि आसमान की तरफ हर लोग देखते हैं। आसमान की तरफ देखने का मतलब है कि आप अपने पास कहीं में ताक झांक कर रहे हैं। ताक झांक करने के बाद हम लोग को पता चला कि एक ब्रह्मांड बना कैसे और कितने साल पहले बना। तो 20 बिलियन साल पहले आपके ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, और उसी ब्रह्मांड में आज हमारे आकाशगंगा है, जिसका नाम है मिल्की वे। मिल्की वे और ये जितनी भी सारी चीजें बताई गई आपको मिला बिग बैंग थ्योरी से, जो कि लैमित्री विज्ञानी का कहीं ना कहीं देन है। उसके बाद बिग बैंग थ्योरी देने के बाद हम लोग को जो भी रिजल्ट पता चला, वो आगे पृथ्वी की रचना पता चली। 9 ग्रहों में हमारी पृथ्वी भी थी। पर एक चीज यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे कि जैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें भी मौजूद थी, वो भी गैसों का निर्माण हुआ था। अब हमारी बात की जाए पृथ्वी की रचना, तो पृथ्वी की रचना कहीं ना कहीं आपके 450 करोड़ वर्ष पूर्व हुई है। और उसी साल जब पृथ्वी बना, तो उस टाइम पृथ्वी पर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जैसी तत्व मौजूद थी। ये सारी चीजें आपस में रिएक्शन की और वायुमंडल बनाई, महासागर बनाई और कहीं ना कहीं ओजोन परत का निर्माण किया। उसके बाद हम लोग चर्चा उठाए जीवन की उत्पत्ति पर, जिसमें स्वतः जनन का सिद्धांत मिला। और स्वतः जनन का सिद्धांत कहता है कि जीवन की उत्पत्ति कहीं ना कहीं सड़ी गली पदार्थों से हुई है, जिसको रेडी ने आकर के गलत सिद्ध किया और बताया कि ये सारी चीजें गलत है। उसी में कहीं ना कहीं लुईस पास्चर का भी देन है। पर किताब में जो लाइन पॉइंट दिया गया उस चीज को आप लोग ध्यान से पढ़ लें, लुईस पास्चर का। फिर हम लोग देखें ओपेरिन और हेल्डेन का, जो कि अलग अलग कहीं ना कहीं एक वैज्ञानिक रूस के और कहीं ना कहीं एक वैज्ञानिक इंग्लैंड के हैं। दोनों वैज्ञानिकों का कहना है कि आपकी जो जीवन की उत्पत्ति हुई है वो रासायनिक विकास से हुई है। और इन्होंने दिखा भी दिया था कि किस प्रकार से एक संरचना बना दी थी, जैसे तत्व मिले अकार्बनिक बना और अकार्बनिक अणु मिलकर के कार्बनिक अणु बने, इस प्रकार से एक जीवन बना। इसी चीज को एक सिद्ध किया था वैज्ञानिक जिनका नाम है एसएल मिलर, जो कि एक अमेरिका के वैज्ञानिक है, 1953 में सिद्ध किया है। और उन्होंने बताया कि 800 डिग्री सेल्सियस का जब हम विद्युत स्टार्ट करते हैं, तो फ्लास्क में इतनी सारी चीजें डालने के बाद हम लोग को ये सारा रिजल्ट मिलता है। तो ये एक प्रकार का आपका जीवन की उत्पत्ति थी कि जीवन पृथ्वी पर आखिर में कैसे कैसे किस प्रकार से बना है। किताब में जब उठाएंगे तो आप लोगों को बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे, जैसे जीवन का मिला हुआ है
जब आपका कोशिका नहीं बना था, 300 करोड़ वर्ष पूर्व की घटना की हम बात कर रहे हैं। पृथ्वी आपका बना है 450 करोड़ वर्ष पूर्व, यानी 150 करोड़ वर्ष पूर्व के बाद 300 करोड़ वर्ष पूर्व जो जीवन आया था हम लोग को, वो अकशेरुकी रूप में था। यानी कहने का मतलब है कि वो अभी कोशिका भी नहीं बना था। जो 300 करोड़ वर्ष पूर्व हम लोग को जीवन मिला था, वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर हम लोग को दिख रहा था कि इससे जीवन का विकास हुआ है, पर वो आपका उस टाइम जीवन के रूप में एक हम लोग नहीं कह सकते कि ये कोशिका है। तो आपकी किताब में दिया हुआ है कि कहीं ना कहीं 300 करोड़ वर्ष पूर्व जो जीवन मिला था वो अकोशिकीय रूप में था। वही जब हम लोग को पहली बार कोशिका मिला, वो मिला था 200 करोड़ वर्ष पूर्व। ये सारे पॉइंट्स आपके ऑब्जेक्टिव है और इस पॉइंट्स को जरूर आप लोग नोट करेंगे। 200 करोड़ वर्ष पूर्व आपका जो जीवन है वो कोशिका के रूप में प्राप्त हुआ है। तो ये घटना था हम लोग का जीवन की उत्पत्ति हम लोग देखे इस प्रकार से कहा, और कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स हम लोग ऑब्जेक्टिव भी देखे। आइए अब हम लोग अपना अगला पॉइंट स्टार्ट करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं जीवन स्वरूप का विकास एक सिद्धांत है। सेकेंड टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का वो टॉपिक खत्म हो गया है, और जो आप लोग को बताया गया है कि एसएल मिलर के प्रयोग का लेखन या निरीक्षण, ये आपका दिया हुआ है डायग्राम। जितने भी चीजें आपकी डायग्राम दी हुई है, तो आप उस डायग्राम को अपने कॉपी पर बना लीजिएगा। वहाँ पे गैसों का नाम भी लिखा हुआ है। आपका जो एसएल मिलर का टॉपिक बताया गया, उसका डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। तो एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया गया है, आप उसको क्लियर कर लेंगे। जैसे कि आपको दिखा दें, ये डायग्राम अपने कॉपी पे एसएल मिलर का जब भी आप सिद्धांत लिखेंगे तो इस डायग्राम को आप लोग को बना देना है। आगे हम लोग देखते हैं जीवन स्वरूप का विकास एक सिद्धांत। सेकेंड टॉपिक हम लोग का क्या है? जीवन स्वरूप का विकास जीवन स्वरूप का विकास एक सिद्धांत। अब ध्यान दें, तुरंत वाले जब भी आप लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे या किताब उठाएंगे, तो आपको जो नोट्स बनाने हैं वो बहुत बेटर तरीके से बनाने हैं। इसमें आप लोगों को करने क्या है कि कॉपी पे पहले तो आप लोग चैप्टर का टॉपिक लिखेंगे, ये सारे टॉपिक है, उसमें जो भी चीज जहां पर आप लोग को ऑब्जेक्टिव मिल रहा है, ऑब्जेक्टिव को साथ में वही नोट्स करिए। अलग से टाइम मत निकालिए आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए, ऐसे टाइम वेस्ट होता है। अगर चालाकी से पढ़ाई करनी है और बेस्ट पढ़ाई करनी है तो ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग अलग से टाइम ना दें। हाँ, बुक को पढ़ने के लिए अलग से टाइम दो, बहुत बेटर होता है। तो जब आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो वहां पर ऑब्जेक्टिव आप लोग अलग पेन से लिखते जाइए, और जहाँ सब्जेक्टिव मिल रहा है वो अलग तरीके से लिखते जाइए। बाकी तो आपके जो क्लास में फेयर बनवाए जाते हैं वो बनवा ही जाते हैं। ये तरीका आपका किताब पढ़ने के टाइम फॉलो करें। तो जीवन स्वरूप का विकास एक सिद्धांत, इसमें हम लोग देखते हैं जीवन स्वरूप का विकास में इसमें हुआ क्या है। जब आप लोग इस टॉपिक को खोलेंगे तो इसमें धार्मिक साहित्य के 3 सिद्धांत दिए गए हैं। धार्मिक साहित्य का, इस साहित्य में 3 सिद्धांत है जीवन को भी लेकर, और तीनों सिद्धांत में कुछ अजीबोगरीब बातें कही गई है। पहला सिद्धांत जो है धार्मिक साहित्य का, वो पहला सिद्धांत कहता है आपका कि जो जीवन आज बना हुआ है वो अपने आप आया हुआ है। यानी यहाँ पर सब वैज्ञानिक थे, जितने भी वैज्ञानिक है उनका जितना कथन दिया हुआ है थे। धार्मिक साहित्य में आपका पहला सिद्धांत कहता है कि जीवन अपने आप बना हुआ है, इसको किसी ने बनाने नहीं गया है। वही सेकंड सिद्धांत जो है, वो सेकंड सिद्धांत कहता है कि जीवन पर पहले से ही जैव विविधता है। जैव विविधता, ध्यान दीजिएगा, सेकंड सिद्धांत आपका कहता है कि जीवन पर धरती पर या पृथ्वी पर पहले से ही आपका जैव विविधता है। जैव विविधता का मतलब होता है जीवन में ढेर सारी अनेकों विभिन्नताएं, अलग अलग जाति, जैसे आज हम लोग मनुष्य की जाति देख रहे हैं, जानवर की जाति देख रहे हैं, पेड़ पौधों की जाति देख रहे हैं। तो इसी को हम लोग जब
वातावरण में अनेकों जातियां उपस्थित हो तो उसको हम लोग जैव विविधता कहते हैं। तो दूसरा ग्रंथ आपका कहता है धार्मिक साहित्य का कि पृथ्वी पर पहले भी जैव विविधता थी और अभी भी रहेगी। वही आपका जो तीसरा सिद्धांत है धार्मिक साहित्य का, तीसरे सिद्धांत का कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं जो पृथ्वी बनी है वो हमारा बहुत साल पुरानी है। हम लोग देखेंगे 450 बिलियन वर्ष पूर्व है, इतनी साल पुरानी पृथ्वी है। 19वीं सदी आते आते जरूर इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं और उसी परिवर्तन के कारण आज हमारे जीवन में परिवर्तन हुए हैं। तो पहला साहित्य में सिद्धांत जो है वो कहता है कि जीवन अपने आप बनी है। वही दूसरा सिद्धांत आपका कहता है कि जीवन ढेर सारी जैव विविधता पहले भी थी अभी भी मौजूद है। वही आपका तीसरा सिद्धांत का कहने का अर्थ है कि जैव विविधता जो है 19वीं सदी में परिवर्तन हुआ। पृथ्वी बहुत साल पुरानी है, हो सकता है कि इतने समय आते आते कुछ ना कुछ बदलाव आ गया है। अब हम लोग देखते हैं डार्विन का कहने का मतलब। इसमें आप ये टॉपिक में सबसे मेन जो हम लोग देखेंगे वो डार्विन का कथन देखेंगे, डार्विन का सिद्धांत कि आखिर डार्विन का क्या कहने का अर्थ है, डार्विन क्या कहते हैं इस चीज के संबंध में। इसमें एक जहाज, समुद्री जहाज का नाम दिया हुआ है जिससे कि चार्ल्स डार्विन आपके यात्रा किए थे, HMS बीगल। ये एक समुद्री जहाज है जिससे आपके चार्ल्स डार्विन यात्रा कर रहे थे और इस यात्रा के दौरान इन्होंने क्या बताया विकास के बारे में। इनका कहना है कि जिस टाइम पृथ्वी बनी उस टाइम से पता नहीं जितना भी हम लोग पढ़े कि 300 करोड़ वर्ष पूर्व, 200 करोड़ वर्ष पूर्व, आप लोग खुद दिमाग लगाएंगे क्या हम लोग के पास 200 करोड़ वर्ष पूर्व जो जीवन बना था, जो जीव आए थे वो अभी मौजूद है? नहीं मौजूद है। अभी तो हम लोग को जो किताब में लिखा गया वो आधा भी नहीं है। इसमें से कितने सारे जीव जो है अभी भी बाकी है जिनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, किसी को भी कुछ भी पता नहीं है। कितने अभी तो अगर आप लोग बैक्टीरिया की बात उठाए तो बैक्टीरिया इतने ज्यादा मौजूद है, इतने ज्यादा प्रकार के कि वैज्ञानिक को भी संभव नहीं है इतना पढ़ना, इतना अध्ययन करना। उन्होंने भी नहीं बताया अभी तक निश्चित कि कितने प्रकार के हम लोग के पास बैक्टीरिया है। तो पता नहीं कितने सारे जीव आपके आते आते टाइम तक नष्ट हो गए, कितने सारे जीवों में बदलाव हुआ, ये हम लोग को नहीं पता है। पर हाँ, इन्होंने जो अध्ययन किया इनका कहना है कि अभी जो हम लोग के पास जीवन मौजूद है वो कहीं ना कहीं किसी कारण बच गई है और जितनी भी बची हुई है वो अपने जन्म करने के दौरान अपनी संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। जो जीव नष्ट हो गए उनकी जातियां खत्म हो गई, पर उसके बाद जो अपना जीवन इस पे संभव कर सके, जो पृथ्वी के अनुकूल हो गए, जो पृथ्वी के वातावरण को झेल सके, वो अपनी कहीं ना कहीं जनसंख्या बढ़ाते गए हैं और उनमें परिवर्तन होता गया है। इसी चीज को प्राकृतिक वर्ण भी कहा गया है। जैसे इनका कहना है कि जो अभी जीव मौजूद है वो कहीं ना कहीं आपस में तो एक जैसे हैं ही, पर पूर्वज से भी मिलते जुलते हैं। जैसे मानव की बात उठाए तो मानव अभी हम लोग एक दूसरे जैसे, हम लोग हर एक मानव चमड़े का बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग तरीके से बना है, सबके शरीर में ब्लड है। मतलब हम लोग में एक समानता है कि हम लोग मनुष्य की जाति है, कहीं ना कहीं पेड़ पौधों से हम लोग अलग हैं। तो हम लोग आपस में तो समानता रखते ही हैं, पर हमारे जो पूर्वज हैं होमो सैपियंस, उस पूर्वज से भी हम लोग समानता रखते हैं आपस में। तो हमारे पूर्वज में कुछ खासियत होगी, कुछ उन्होंने बदलाव किया, जैसे कि जो पृथ्वी का तापमान था उसको झेल लिए, उसमें जो भी उन लोग को भोजन मिला, जलवायु मिला, तापमान मिला, जिसके कारण वो जीवित रहे और अपनी जनसंख्या जन्म करने के दौरान बढ़ाते चले गए और आज हम लोग मानव के रूप में मौजूद है। तो इस तरीके से प्राकृतिक वर्ण हुआ और इस तरीके से आज हमारे पास जीवन मौजूद है और बाकी सारे पिछले जो जीव है वो कहीं ना कहीं नष्ट होते हैं। तो ये आपका जीवन स्वरूप का विकास एक सिद्धांत में डार्विन का कहना है। चार्ल्स डार्विन का मतलब है इन्होंने जब यात्रा किया था HMS बीगल के दौरान, उसमें जो भी चीजें देखी उस तरीकों को देख करके उन्होंने कल्पनाएं की कि जितने भी जीव है वो आपस में समानता रख रहे हैं, पर ये कहीं ना कहीं अपने पूर्वज से भी समानता रखते हैं। और इनका एक और कहने का तात्पर्य है कि पिछले पता नहीं कितने सारे जीव जो है गुजरते समय के दौरान नष्ट हो गए, जिसको आज हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। और आज हम लोग जिसको देख रहे हैं वो पृथ्वी के कहीं ना कहीं जलवायु, तापमान और भोजन मिलने के कारण जीवित है और आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये आपका एक प्रकार का प्राकृतिक वर्ण है या प्राकृतिक चुनाव है। चुनाव कहने का मतलब क्या है? जैसे एक एग्जाम्पल लिया जाए, एक ऐसा मनुष्य है जो हमेशा एक बर्फीले एरिया में रहता है और उसको आप ला कर रख दे रहे हैं 50 डिग्री 55 डिग्री सेल्सियस वाले तापमान
गर्मी वाले मौसम में, क्या वो वहाँ पे जिंदा रह सकता है? नहीं। कहीं ना कहीं अगर उसके शरीर में अनुकूलन होगा, वैसे मौसम में, वैसे माहौल में रहा होगा, तो उस माहौल में कहीं ना कहीं ढल जाएगा। इसको कहते हैं प्राकृतिक चुनाव। पर अगर वो माहौल में ढल ना पाए, किसी कारणवश मृत्यु हो जाए, मर जाए, या उसके शरीर पर अलग अलग अनुक्रियाएं होने लगे, प्रभाव होने लगे, तो इसको कहा जाता है प्रतिकूल। तो हम लोग हैं वो प्राकृतिक चुनाव है, हम लोग प्रकृति के अपने अनुकूल है। बट जो जीव इस चीज को नहीं झेल पाए वो कहीं ना कहीं क्या है, जैसे आप लोग डायनासोर के बारे में सुने होंगे, और कुछ ऐसे भी जीव थे जो धरती के अंदर बच गए। डायनासोर मृत्यु होने का कारण क्या था? एक ऐसा तापमान मिला था उन लोगों को, एक ऐसा ज्वलनशील तापमान, ऐसे तो हम लोग पढ़ते हैं कि उनका पिंड टकराने से हुआ मृत्यु। पर हम एक एग्जाम्पल उठाते हैं प्राकृतिक वर्ण समझने के लिए, कि वो कहीं ना कहीं वो भी एक ऐसे तापमान में है जिसके कारण वो सारे नष्ट हो गए, आज उनकी कोई भी जाति नहीं है यहाँ पर जो जीव जीवित रह गए धरती के नीचे, आज वो अपनी जनसंख्या बढ़ाते गए और उनकी कहीं ना कहीं आज की जाति हम लोग के पास प्राप्त होगी। तो ये आपका प्राकृतिक वर्ण, प्राकृतिक चुनाव, जो कि चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया है HMS बीगल समुद्री जहाज से यात्रा करने के दौरान। एक और आपकी बुक में वैज्ञानिक का नाम दिया गया है, उनका नाम है अल्फ्रेड वॉलेस। अल्फ्रेड वॉलेस। इनका जो प्रयोग था, इन्होंने वो प्रयोग मलय आर्कपेलागो पर किया है। मलय आर्कपेलागो पर किया है। अल्फ्रेड वॉलेस वैज्ञानिक का नाम है, और इन्होंने भी वही चीजें बताई हैं जो चार्ल्स डार्विन बताया है। यानी इस चीज को सिद्ध कर कहीं ना कहीं देख रहे थे सही है गलत, तो इन्होंने प्रयोग इन पर किया, और इन्होंने भी यही बात कहा है कि गुजरते समय के दौरान जो नष्ट हो गए उनकी जाति खत्म हो गई, और जो जीवित रह गए वो अपनी जनसंख्या बढ़ाती चली गई, और आज उनकी प्रजाति भी जीवित है और हम लोग को उसके बारे में अध्ययन करने को मिल रहा है। तो इस तरीके से ये आपका जीवन स्वरूप का एक विकास में सिद्धांत है। तो इसमें आप लोग को धार्मिक साहित्य के 3 सिद्धांत मिले, डार्विन के बारे में कुछ मिला, इन्होंने भी कुछ बताया है, अल्फ्रेड वॉलेस के बारे में मिला जो कि प्रयोग किए हैं मलय आर्कपेलागो का। तो इस तरीके से आपको इस टॉपिक में पॉइंट्स मिले हैं। आपका जो अगला टॉपिक है इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिए हुए है, पूछा गया है कि विकास के प्रमाण क्या क्या है। जैसे आप लोग से कोई पूछ देता है कि इस चीज का सबूत क्या है। आप लोग आज ये जितना देख रहे हैं जीवन कंकाल, हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोग होमो सेपियंस जैसे थे, हम लोग का लक्षण मिलता जुलता है, हम लोग आपस में एक जैसे हैं, हम वो जो करते थे हम लोग भी, वो भी खेती करते थे, हम लोग भी खेती करते हैं। तो आखिर ये सारी चीजें जो भी हम लोग को मिली, ये मिल कहाँ से रहा है, इसका रिजल्ट कहाँ से मिला, इसके प्रमाण क्या क्या है। तो ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है, विकास के क्या प्रमाण है। ये हम लोग अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका प्रमाण क्या है। इससे पहले, देखने से पहले जितने लोग इस वीडियो से पढ़ाई किए हैं वो पहले एक बार किताब पढ़ के आएंगे कि उनको कितनी सारी चीजें समझ में आई, और जहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर नहीं है वो आप लोग अपने बुक में, पहले तो अपने बुक से डाउट क्लियर करेंगे, अगर उसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता है तो वीडियो में नीचे कमेंट कर देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स से वीडियो शेयर कर देंगे, ताकि जितने भी 12th वाले हैं या नेक्स्ट ईयर वाले हो या अभी वाले, ये वीडियो को कहीं ना कहीं देख करके बताए कि हाँ उनको समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।